नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों के शुभचिंतक कहानी का 13वां भाग। नम्रता सोचने लगी, कितने दिनों से मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर कितना परेशान थे, कितने जतन में लगे हुए थे ताकि मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। लड़का मिलता तो उसके घरवाले नहीं मिलते। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका बेटा डॉक्टर तो है परंतु घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा हो भी तो कोई खास नहीं है। पिता स्कूल टीचर हो या तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हो, या तो गांव का पटवारी कहें या तो किसी ऑफिस का चपरासी है, तथा माँ बस सिंपल होम मेकर तथा बिल्कुल अनपढ़ सी है। उस पर भी देहाती जैसा बैकग्राउंड है। देखो तो 2, 4, 5 पीढ़ी तक सारे लोग अनपढ़ और खेती बाड़ी में लगे होंगे। ऐसे में दोनों परिवार एक जैसे न होने पर क्या रिश्ता जमता है। यहाँ पर चाहे रंजन की माँ देहाती हो परंतु रंजन का परिवार बड़े परिवार की ही शाखा है। विनीता के परिवार में सभी लोग उच्च शिक्षित हैं, सभी लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, एक अलग ही ऊंचे स्टेटस के लोग हैं। ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने पर सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह निहायत ही संजोग की बात है। कभी कभी तो हम लोगों की मनपसंद के रिश्ते की खबर आई थी परंतु समस्या अटक जाती है कुंडली तथा जन्म पत्री में। एक से एक बड़े घराने और पढ़े लिखे परिवार से रिश्ते की पेशकश आई थी। हमारे घर से भी उन्हें रिश्ते की पेशकश की गई थी परंतु पेच फंस जाता है जन्म कुंडली पर। किसी के साथ मेरी कुंडली का मिलान नहीं होता। पता नहीं यह कुंडली भी क्या है। क्या मेरी कुंडली इतनी खराब है कि किसी से भी मेल नहीं खाती? अगर ऐसा है तो अब रंजन से कैसे मिल गई है? शायद उसकी कुंडली भी मेरी तरह खराब होगी, तभी तो दोनों की कुंडली मिल गई है। क्या पता, यह सब तो बड़े बुजुर्ग लोग ही कह सकते हैं। यहाँ तो अब यही बात सर्वोपरि है कि मेरी शादी अब रंजन के साथ हो रही है। मैं भी विनीता की तरह दिल्ली में अपने पति के साथ रहूँगी। सचमुच संजोग की बात है। बड़ी मुश्किल से नम्रता की शादी तय हुई है, जिसके लिए 5-6 साल से उसके माता पिता तथा पूरा परिवार परेशान था। अब तो सभी के मन में खुशियों की लहर सी दौड़ रही है। सभी लोग पूरे जोश के साथ शादी की तैयारियों में जुटे हैं। नम्रता अपनी सारी सहेलियों और दोस्तों को अपनी तरफ से निमंत्रण पत्र दे रही है ताकि सभी परिचित लोग तथा डॉक्टर लोग उसकी शादी में शामिल हो सके। पिता ब्रज किशोर जी तथा मां निहारिका भी अपने अपने परिवार वालों को निमंत्रण भेज दिए हैं तथा फोन पर सभी को सूचित कर दिया ताकि सभी लोग नम्रता की शादी में समय पर पहुंच सके। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया कि नम्रता के घर में शहनाई गूंजने लगी। नम्रता के घर में शादी के 4 दिन पहले से ही रिश्तेदारों का जमावड़ा शुरू हो गया है। चारों ओर से ब्रज किशोर जी के भाई और उनके परिवार तथा बहन लोग अपने परिवार के साथ पहुंच गए हैं। ब्रज किशोर जी के बहनोई लोग भी अपने साले की बेटी नम्रता की शादी में शामिल होने को उनके घर में पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां भागम भाग सभी लोग शादी अनुष्ठान में व्यस्त हो गए हैं। नम्रता की छोटी मौसी अनामिका तथा उसके परिवार वाले भी बढ़ चढ़कर भाग लेने को 3 दिन पहले ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल बना हुआ है। इसी बीच दूल्हे के रूप में रंजन भी बारातियों के साथ पूरे लाव लवाजमे के साथ शादी करने को नम्रता के घर पहुँच गया, जिसे देखने को नम्रता के घर वाले लोग उमड़ पड़े। चारों ओर हंसी ठहाका और मनोरंजन विधाओं में गूंज उठा। वर पक्ष के लोग अपना नाश्ता और खाना खाने के पश्चात नज़दीक के कुछ लोग अपने अपने घरों में चले गए और अधिकतर लोग जो दूर से आए हैं वही शादी के मंडप के चारों ओर जमे रहे
साथ ही दुल्हन पक्ष के कुछ लोग मंडप को घेर कर बैठे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खान पान के बाद विदाई ले ली। शादी की रस्म शुरू हुई। नम्रता के पक्ष से पंडित जी सारी विधाओं तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नम्रता और रंजन की शादी की रस्मों को पूरा करने की जुगत में लगे रहे, ताकि सभी अचानक एक जोर का हवा का झोंका भी आ गया, मानो फागुन में अचानक कहीं आंधी तूफान की दौड़ शुरू हो गई है। परंतु मात्र 2-3 मिनट तक ही रहा और उतने ही समय में पंडित जी के सामने रखा दीपक बुझ गया तथा मंडप भी हिल गया। सभी लोग अचंभित होकर अपने आप को संभालने में व्यस्त हो गए कि तभी किसी ने नम्रता को कस कर पकड़ रखा है तो किसी ने दूल्हे रंजन को पकड़ रखा है। एक जबरदस्त हवा के झोंके के पश्चात फिर से सब कुछ शांत सा हो गया है। ऐसे में पंडित जी के पुनः वैदिक मंत्रोच्चारण का सिलसिला भी चालू हो गया। ऐसे में जो अधूरा कार्य बाकी था उसे पूरा करते हुए नम्रता और रंजन की शादी संपन्न की गई। दोनों के 7 फेरे करवा दिए गए। पास बैठी मौसी अनामिका कुछ देर के लिए अचंभित हो गई, परंतु क्षण भर बाद में ही उसके मन की शंका समाप्त होकर नम्रता की शादी कार्यों में मगन हो गई। छोटे से व्यवधान के पश्चात भी नम्रता रंजन का विवाह लगभग सुचारू रूप से संपन्न हो गया है, जिसे लेकर कुछ तो शंकाएं नम्रता की मां निहारिका के मन को भी घेर रखी थी, परंतु व्यस्तता के बीच फिर से सभी लोग उलझ गए और सभी कार्य विधिवत तरीके से संपन्न करवाए गए। अगले दिन नम्रता की अपने मायके से विदाई लेने की बारी है। चिराचिर प्रथा के अनुसार नम्रता भी अपने सगे संबंधियों से विदाई लेने लगी, परंतु पहले की तरह बेटियां आजकल आंसू सिक्त नहीं होती। ऐसे में एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि नम्रता रोते रोते नहीं वरन हंसते हंसते अपने मायके से विदाई लेकर पति संग ससुराल की ओर चल पड़ी। जमाना बदल गया है, समाज बदल गया है, समाज में रहने वालों की मानसिकता भी बदल गई है। ऐसे में बेटी अपने बाबुल से विदा लेते समय पहले की तरह रोते बिलखते रहने की रिवाज भी समाप्त होने लगी है। अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है। सभी लोग पहले की तुलना में स्मार्ट होने लगे हैं। जो नहीं हुए हैं वह भी हो जाएंगे। ऐसे में रोते बिलखते विदाई लेने की परंपरा भी स्मार्ट जमाने की गर्भ में दफन होने चली है। 2-4 कदम चलने का या तो पूरे रास्ते का वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने मायके में भेजने की परंपरा आ गई है। ऐसे में आंसुओं के मूल्य ही कहाँ रह गए हैं। जो मूल्य था वह गौण हो गया है और जो गौण था अब वह मुख्य रूप से उभर कर आ रही है। नम्रता अपने पति रंजन तथा ससुराल वालों के संग अपने ससुराल में आ गई है और वहां पर पूरी रस्म रिवाज के साथ मां कंचन देवी अपनी बहू को वरण करते हुए अपने घर की लक्ष्मी के रूप में नम्रता को अंदर ले गई। नम्रता चुपचाप अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। साथ में उसकी ननद अर्थात रंजन की बहन किरण भी थी। किरण सदा अपनी भाभी नम्रता के साथ रहने की कोशिश करती है ताकि उसकी भाभी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यद्यपि किरण अपनी भाभी का सभी तरह से ख्याल रखती है, फिर भी कभी कभार उसे कमरे से बाहर भी आना पड़ता है। ऐसे में नम्रता अपनी नज़रें घुमाकर चारों ओर देखती है तो उसे कुछ कुछ अजीब सा लगता है। ऐसे में मन ही मन नम्रता सोचती है, यह लोग तो बहुत ही स्वाभाविक जीवन यापन में विश्वास रखते हैं। इनके इस तरह का सादा जीवन जो हमारे आज तक की जीवन शैली से कभी मेल नहीं खाता। परंतु अब तो मेरी शादी हो चुकी है और किसी और को भी अपने ससुराल में मायके जैसी सुविधाएं मिलेंगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। कहीं ज़्यादा भी हो सकता है तो कहीं कुछ कम।
ऐसा तो होता ही है। खैर, हमें क्या करना है। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 10 दिन ही यहाँ पर रहना होगा। उसके बाद तो मैं भी रंजन के साथ दिल्ली में चली जाऊंगी। वहाँ पर रंजन ने ज़रूर फ्लैट लेकर रखा है। उस फ्लैट में तो सारी सुविधाएं मिल जाती है। ऐसे में जितने दिन यहाँ पर रहना होगा, थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही होगी। ऐसा तो सभी लड़कियों के साथ होता है। नम्रता अपने माता पिता तथा भाई वरुण के साथ साथ परिवार के और लोगों के बारे में सोचकर एकाएक भावुक हो जाती है और सोचने लगती है, कितने साल हो गए अपने माता पिता सगे संबंधियों के बीच रहते। माता पिता, दादा दादी जो कि आज नहीं रहे, चाचा चाची, मौसा मौसी, सभी रिश्तेदारों से पल भर में ही नाता छूट जाता है। मैं किसी पराये घर को अपना लिया है। इसी तरह सभी लड़कियों के साथ होता है। अपने बाबुल का घर पराया हो जाता है और कुछ पराये लोग अपने हो जाते हैं। वाह रे, यह विचित्र दुनिया के रूप रंग। आज से यही लोग चाहे कैसे भी हों, मेरे अपने हैं। मेरे लिए सब कुछ है। जिसे कभी देखा भी नहीं, पल भर में ही वह मेरे अपने हो गए। जीवन के 34-35 वर्ष तक जिन्हें मैं अपना समझती रही, वह सारे पराये हो गए। पहले तो बहुत जल्द लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी। 15, 16, 20 वर्ष में ही शादी करवा दी जाती थी। अब तो फिर भी 30-35 साल के बाद लड़कियों की शादी हो रही है, परंतु परंपरा तो वही है, थोड़ा तरीका बदल चुका है। पहले के ज़माने में लड़कियां शादी के पश्चात ससुराल में ही रह जाती थी, परंतु आजकल वह अपने पति संग शहर में अकेली रहती है, अपने ससुराल वालों से दूर। जैसे कि मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगी। मैं अपने पति रंजन के साथ दिल्ली में रहूँगी। शायद 4-5 दिन बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ पर ही रहेंगे और कभी कभार यहाँ पर आ जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।